मैं लेक्चर 14 को स्टार्ट कर 13 को स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर हम सेक्शन 118 को क्लियर करेंगे। 118 क्या है? We will clear. I will clear section 118 in this. I will also explain about the nature of injuries and kinds of injuries. सेक्शन नंबर 118 क्या कहता है? जरा देखिए क्या कहना चाहता है। इसको समझने से पहले एक सेक्शन है 122, उसको समझ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी कोई व्यक्ति हम पे अटैक करता है, होता क्या है, उस अटैक को हम खुद ही आमंत्रित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, हम उससे बहस बहस में कहते हैं भाई, ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे उसे ऐसा लगे कि उसे गुस्सा आ जाए। हम जैसे किसी के बाप को गाली दें, इसकी माँ को गाली दें या बहन को गाली दें, तो ऐसा व्यक्ति एकदम गुस्से में आ जाता है। उसका चोट मारने का तो उद्देश्य होता नहीं, लेकिन वो उस गुस्से में आने के कारण इस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, उसकी चोट मार देता है या किसी अन्य व्यक्ति की चोट मार देता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब प्रोवोकेशन पर चोट मिल जाती है, और प्रोवोकेशन उसने खुद नहीं लिया हो, बल्कि प्रोवोकेशन उसे किसी और ने दिया हो, और वो व्यक्ति ऐसा चोट पहुंचा देता है, तब वो व्यक्ति 122 सेक्शन के अंदर आता है। भारतीय न्याय संहिता के 122 सेक्शन में आता है। तो इस 118 को समझने के लिए 122 को समझना पहले बहुत जरूरी है। 118 की डेफिनेशन को जो कोर्ट इसमें लॉ ने दी है, परमिट की है, उसे देखें जरा। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। अब यहाँ जो वर्ड है इसको आप याद रखें कि लेजिस्लेचर ने यहाँ एक तो डेंजरस वेपन रखा है, एक तो यहाँ खाली हर्ट को रखा, HURT, हर्ट रखा है। हर्ट किस प्रकार से आए? एक तो डेंजरस वेपन होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मीन्स, तरीके। अब डेंजरस वेपन क्या है? डेंजरस वेपन में तलवार भी आ सकती है, चाकू भी आ सकता है, बड़ा डैगर जिसका 5 इंच से ज्यादा ब्लेड है, वो भी आ सकता है। कोई दूसरे हथियार, फरसा, बल्लम, कट्टा, पिस्टल, ये सब के सब डेंजरस वेपन में की डेफिनेशन में समाहित हो सकते हैं। ये क्या कहता है जरा इसको समझ लें। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और बाय मीन्स, पूरा पढ़ते हैं इसको। whoever except in the case provided for by section 1 of 122, जो मैंने सेक्शन 122 आपको बताया पहले, इसीलिए क्लियर कहा। कॉजेज हर्ट 121 122 वाली स्थिति होगी तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। अगर प्रोवोकेशन आपने दिया है तो ये सेक्शन 118 नहीं लगेगा। वॉलंटरी कॉजेज हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट, गोली वाला, और स्टैबिंग मीन्स चाकू वगैरह, जो स्टैब घुसाया जा सकता, कटिंग, चाकू जिससे मार काट की जा सकती है, चाकू। एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज ए वेपन ऑफ, ऐसा कोई हथियार जिसका वर्णन यहां ना किया हो लेकिन अपराध के रूप में यूज किया जाए, जिसे इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे मौत संभव है, मौत हो सकती है, या जिससे मौत होना की संभावना है, लाइकली। और एनी कॉर्सिव सब्सटेंस, या ऐसा कोई कॉर्सिव सब्सटेंस बाय मींस ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, या और बाय मींस ऑफ एनी एक्सप्लोजिव, विस्फोटक पदार्थ, और बाय एनी मींस ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डेटोरियस टू द ह्यूमन बॉडी। डेटोरियस हानिकारक,
मानव शरीर के लिए हानिकारक कोई पदार्थ इनहेल और सोलो, यदि वो सूंघ लिया जाए या उसे पिला दिया जाए, और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या ब्लड के अंदर शामिल हो जाए, बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल्स, shall be punished with imprisonment or the description, imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 20,000 rupees, or with both. अब जरा देख लेते हैं सेक्शन क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। सेक्शन एज पर रिकॉर्ड जो है, एज पर लेटेस्ट लॉ क्या कहता है साहब, ये नॉन बेलेबल कहता है इसको। कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल मीन्स जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट कर सकती है। बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। और कहा किस न्यायालय में चलेगा, बाई मजिस्ट्रेट चलेगा, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलेगा। सजा 3 साल प्लस जुर्माना। ये तो इसका पहला पोर्शन रहा। तो अभी आगे क्लियर करेंगे। इसका सब सेक्शन एक और है, उसे और समझ लें पहले। Whoever except in case provided for subsection 2 of section 122 122 voluntary cause grievous hurt by any means referred subclause first shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either descriptions for a terms which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years or shall also be liable to fine। ये कहता है साहब, जो बातें 118 के सबसेक्शन फर्स्ट में बताई गई हैं उनके होते हुए, लेकिन परिस्थिति सेक्शन 122 वाली, अर्थात प्रोवोकेशन ना दिया हो इस व्यक्ति ने, तो ऐसे केस में इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा और इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन, और कम से कम 1 साल की सजा जो है, मिनिमम 1 साल की सजा और आजीवन कारावास। अब जहां मिनिमम वर्ड दिया जाता है, देखिए अगर कहा किसी लेजिस्लेचर ये कहता है कि भाई, या कानून बनाना वाली संस्था ये कहती है कि सजा 10 साल तक की है, तो उसमें 3 साल भी दी जा सकती है, 2 साल की भी दी जा सकती है। लेकिन जब वो कहती है सेल नॉट लेस देन 10 ईयर, तो 1 साल तो मिनिमम देनी पड़ेगी आपको। यहां डिस्क्रिशन जज साहब का खत्म हो जाता है, जुडिशरी का डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है, लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो इसमें मिनिमम सजा इस सबसेक्शन सेकंड में कम से कम सजा जो है 1 साल तो कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस कोर्ट उचित समझती है तो उस सजा को एक आजीवन कारावास तक भी ले जाया जा सकता है। ये भी नॉन बेलेबल ही है, ये भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदुस्तान के कानून में। एक तरफ तो लेजिस्लेचर इसमें आजीवन कारावास की सजा दे रहा है, और दूसरी तरफ इसको ट्राइबल बाय क्या बता रहे हैं भाई, मजिस्ट्रेट। और भाई मजिस्ट्रेट को तो पावर देने की आजीवन कारावास की पावर ही नहीं है भाई, इसको काहे को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों मजाक उड़ा रहे हो इसका। अब कितना लंबा प्रोसीजर है जरा देखें आप। यदि किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाए, तो इस केस को वो सीजेएम के पास भेजेगा, क्योंकि सीजेएम को भी आजीवन कारावास की देने की सजा नहीं है। सीजेएम सेशन जज साहब को पास भेजेगा, सेशन जज मतलब डीजे साहब के भेजेंगे, डीजे साहब उसे मार्क करेंगे। अगर, और उसके बाद सपोज करो एक और प्रॉब्लम इसमें आ गई, अब तो मुझे नहीं पता, मुझे अपने टाइम का पता। अब जो मजिस्ट्रेट जिसने पूरा का पूरा ट्रायल किया इसका, और वो इसे डिसाइड नहीं करेगा, डीजे साहब के पास भेज देगा, तो उसको यूनिट नहीं मिलने की।
यूनिट नहीं मिलेगी तो वो क्यों भेजेगा? इस केस में 2 साल की सजा करके छोड़ देगा। अब ये लेजिस्लेचर को देखना नहीं चाहिए। अरे जो व्यक्ति इसमें इतनी सजा दे ही नहीं सकती, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, 7 साल की सजा नहीं दे सकता। अरे मजिस्ट्रेट को पावर कितनी है, ट्राइबल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को पावर कितनी है, ये तो देख लो। जो तुमने सीआरपीसी में उसकी पावर दी है, सॉरी, सीआरपीसी की भारतीय न्याय संहिता में उसे पावर दी है, पहले वो देखो। पुरानी में तो 3 साल की इनको पावर थी, एसीएमएम को ज्यादा थी, तो वो उनकी पावर्स में अलग बताऊंगा। लेकिन नए एक्ट में पावर्स अलग आई हैं, लेकिन मुझे जो पढ़ा है मैंने, मुझे ये है कि ये इतनी पावर नहीं है, सेशन मजिस्ट्रेट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पावर नहीं है। बताइए फिर इसमें सेक्शन में धरने से क्या फायदा? लेकिन लेजिस्लेशन ने रखा है, उसकी इंटेंशन है, वो जाने, हम नहीं कह सकते। तो ये मुकदमों के ट्रायल वहां होने चाहिए जहां इतनी बड़ी पावर को यूज करता हो, लेकिन इसको आपने रख दिया यहाँ। अब ये क्या है, जरा सा, ये कितनी प्रॉब्लम का काम है एक मजिस्ट्रेट के लिए भी। तो जस्टिस कैसे होगा? अब वो मजिस्ट्रेट बेचारा 3 साल से ज्यादा की पावर ही नहीं रखता। अब इसे घुमाओ, इसे होनी नहीं इसमें, आपने ले धर दिया इसमें, फायदा क्या है इससे, मुझे बताओ फायदा क्या? वो लेजिस्लेचर को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो कानून बनाते हैं उन्हें उस समय ये ध्यान रखनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है। कोई भी मजिस्ट्रेट जिसने पूरा ट्रायल किया वो अपनी यूनिट लेना चाहेगा, वो इसको क्यों डीजे साहब के ट्रांसफर करने लगा है? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं होता, किसी केस में नहीं हुआ। आज तक मेरी पूरी सर्विस में मैंने देख लिया, 30 साल मैंने सर्विस की एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मजिस्ट्रेट साहब ने 326 के अंदर, सॉरी, इस सेक्शन के अंदर, या अभी तो ये नया सेक्शन आया कि इसको ऊपर भेजा हो कि भाई इसमें आप ज्यादा सजा बनती है, क्योंकि यूनिट का बहुत बड़ा चक्कर होता है। यूनिट, खैर इसमें नहीं जाते, अब हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब जरा सा हिंदी में इसे दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी समझ में आना चाहिए हिंदी में, हिंदी भाषी के लिए भी जरूरी है। जो कोई धारा 120, 122 की उपधारा 1 में उबंधित दशा के सिवाय 122 का जिक्र आ गया, असन, वेदन, काटने के किसी उपकरण, या अर्थात इसमें काटने का उपकरण शार्प एज वेपन की ओर इशारा कर रहा है। शार्प एज्ड वेपन, धारीले हथियार को ज्यादा कर रहा है ये, धारीदार हथियार, या ऐसे उपकरण जो यदि आक्रामक युद्ध के तौर पर उपयोग में लाएं तो मृत्युकारित होना संभव, जिससे मृत्यु हो जाए, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ, जलते हुए पदार्थ, या किसी विष या किसी संरक्षक पदार्थ, संचारक पदार्थ, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निकलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहित कारित करेगा, किसी जीव को अटैक करवा दे, उससे उपहित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारण से जिसकी अवधि 3 वर्ष होगी तो जुर्माना 20,000 रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। यहां कहना यह चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी धारदार हथियार से, खतरनाक हथियार से यदि वो करता है तो उसका करता है। दूसरा मैं कहना चाह रहा है कि यदि इन रीतियों से कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, देखिए उसमें जो वर्ड यूज किया है इसने पहले वाले सेक्शन में, वॉलंटरी कॉज हर्ट यूज किया है। यहां क्या यूज किया है देखिए, 117 में तो ग्रीवियस हर्ट यूज किया है, लेकिन यहां पर जो उसने यूज किया है वहां पर केवल स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करता है, या क्या लिखा, बाई मीन्स ऑफ एनिमल्स विद। सेकंड लाइन में क्या, वॉलंटली कॉजेज हर्ट बाई मीन्स, यहां ये हर्ट को कह रहा है, ये ग्रीवियस हर्ट को नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, इसका पहला पोर्शन कह रहा है हर्ट के लिए, केवल हर्ट के लिए, और सेकंड पोर्शन किसको कह रहा है, सेकंड पोर्शन कह रहा है उसके अंदर यूज हुआ घोर उपहति कारित करता। देखिए वर्ड को बड़ा समझ लीजिए, इसमें वर्ड समझने की बहुत बड़ी बात है। अगर वर्ड को आप नहीं समझते तो आप सेक्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई डेंजरस वेपन द्वारा अगर उपहति कारित करता है, वो इंजरी सिंपल भी हो सकती है। या वर्ड यूज किया हमने, उपहति के अंदर हर्ट आता है,
जो हर्ट की डेफिनेशन 114 में दी गई है और 115 में भी आता है वो, स्वेच्छापूर्वक उपाधि कारित करना। उसमें ये डिफाइन नहीं कैसी इंजरी, लेकिन जब ग्रीवियस हर्ट की बात आती है तो इसका सबसेक्शन 2 लगता है। तो 118 का फर्स्ट सेक्शन जब केवल इंजरी हो लेकिन वेपन उसका द्वारा खतरनाक यूज किया जाए, तब ये सेक्शन यूज होगा। ऊपर क्या था, वो ग्रीवियस इंजरी थी। अब इसका सब सेक्शन क्या था कि उसके अंदर ग्रीवियस इंजरी होनी चाहिए पर सब्सटेंस क्या होनी चाहिए, शार्प एज वेपन। अब यहां देखें, अब जरा सा अब वेपन पर बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कर दो, शार्प एज वेपन। तो पहले वाले सेक्शन 118(1) हर्ट की बात करता है। हर्ट मींस मैक्सिमम सिंपल, लेकिन ऑफेंस नॉन बेलेबल है। और जो सेकंड सेक्शन है इसका, सबसेक्शन सेकंड है जिसमें ज्यादा सजा, आजीवन कारावास तक की सजा, वो करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। तो इसमें आपको एमएलसी देखनी पड़ेगी, बिना एमएलसी देखे आपको पता नहीं लगेगा कौन सा सेक्शन आएगा। यदि 118(1) लगता है तो इसका मतलब इंजरी सिंपल होगी। अगर 118(2) लगता है तो इसका मतलब चोट में ग्रीवियस होगी। तो यहां हर्ट डिफाइन की है, उसके अंदर नेचर नहीं बताई, लेकिन सेंटेंस को अगर पूरा पढ़ें 118 को, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कब कह रहा, लेकिन ग्रीवियस हर्ट को ये जो डेफिनेशन एक सब सेक्शन 1 की डेफिनेशन है उसमें ग्रीवियस हर्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा, उसके अंदर केवल वो स्वेच्छा उपाहति कारित करता है। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में वो ग्रीवियस हर्ट को या घोर उपाहति को डिफाइन कर रहा है। तो इस सेक्शन में अगर सिंपल वाली है, जब तक मुझे अपना इस पढ़ के लग रहा है आइडिया, क्योंकि एक्ट बिल्कुल नया, बाकी तो जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह कमेंट्री करेंगे इस पे तो उनकी मान्यता होगी, लेकिन जो इस समय प्राइम ऑफ एसआई विजिबल आइज से दिख रहा है वो सिंपल इंजरीज के लिए दिख रहा है, और वहां खतरनाक और अन्य साधनों द्वारा उपेक्षा उपाहति या घोरपति उपाहति करे, चोट पहुंचाए, साधारण चोट भी हो सकती है क्योंकि वेपन डेंजरस है, या उपहति कारित करता है या घोर उपहति कारित करता है, तब ये इस सेक्शन में आता है। तो घोर उपहति के लिए दूसरा है और सिंपल इंजरी केवल उपहति के लिए वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए और है। तो ये तो इसके रहा कि इसके अंदर दो बातें याद रखनी है हमें, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है तो सेक्शन फर्स्ट 118 सब सेक्शन फर्स्ट, और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है तो सेक्शन 2। ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन मेरे इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि ग्रीवियस। अब मैं जरा सा आपको ये बता दूं, हर्ट बता दूं कैसे कैसे हर्ट क्या होती है, यहीं पर थोड़ा समझ लो, नहीं तो फिर मौका नहीं लगेगा। अगर आगे फिर और सेक्शन पढ़ रहे हैं, अब हम आगे जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होगा वो पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे ये साथ साथ अभी बताऊंगा मैं आपको कौन सा पढ़ेंगे। अब जरा समझ देकर तो 115 हमने पढ़ लिया, 117 हमने पढ़ लिया, 114 हमने पढ़ लिया, 118 हम पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहां एक बात और समझा दूं कि ये सेक्शंस जब इनमें दो व्यक्ति होंगे या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे या ये कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन होंगे तो इसमें अलग अलग धाराएं लगेंगी। कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन लगेगा फिर, और कॉमन इंटेंशन है इसमें तो कॉमन इंटेंशन, दो व्यक्ति हैं इसमें तो कॉमन इंटेंशन वाला 3/5 लग जाएगा। उसके अंदर अबेटमेंट है तो अबेटमेंट वाला सेक्शन लग जाएगा। तो ये सेक्शन इसके साथ साथ भी इनके साथ जुड़ते रहेंगे, जो कि मेरे पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करे हैं। यहाँ क्लियर करना मैं उचित तो नहीं समझता, लेकिन चलो आप नए हैं तो सभी के लिए दोबारा बता देता हूँ उसको। जैसे कॉमन इंटेंशन के लिए सेक्शन 3(5), क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 61 और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए सेक्शन 190 इसमें यूज हो सकता है।
कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉन्स्पिरेसी के जो सेक्शंस हैं वो भी इनके साथ लग सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, जरा सा अपने टॉपिक पर आते हैं। अब जो हमें समझना था इतना तो हमने कर लिया, थोड़ा सा 10 मिनट 5-7 मिनट देंगे इसको। जो एविडेंस लेनी है इस सेक्शन में भी वही एविडेंस लेनी है जो हमने लेक्चर नंबर 12 में बताई गई है। जो लेक्चर नंबर 12 में बताई है वही हम सारी की सारी लेंगे, 12 के अलावा नहीं लेंगे। अब इंजरी को समझे जरा सा। ये एमएलसी में आपको देखने को मिलेंगी। एमएलसी या तो इंजरी या तो शार्प होती है या ब्लंट होती है। शार्प, ब्लंट और कभी कभी फटी और चिथड़ी होती है। शार्प इंजरी उन हथियारों से आती है जो पैने होते हैं, धारदार होते हैं। क्या होते हैं? धारदार हथियार, जैसे चाकू, तलवार। इनसे जो चोट आएगी वो शार्प इंजरी से आएगी, अर्थात जिनके अंदर पैनापन होता है, धार होती है। लेकिन शार्प इंजरी, ब्लंट इंजरी, एक होती स्टैब इंजरी, एक होती पंक्चर्ड वुंड। स्टैब वुंड जब कोई चीज घुसेड़ी जाती है, स्टैब की जाती है, चाकू अंदर भी घुस जाता है, चाकू यूं करके मारे तो शार्प दे देगा, स्टैब करे तो स्टैब घुस जाएगा अंदर। एक है पंक्चर्ड वुंड, जैसे सुआ होता है जिससे बर्फ तोड़ते हैं, कभी वो मार देते हैं तो पंक्चर्ड सी भी कर देता है, पंक्चर टाइप अंदर घुस जाता है, पंक्चर टाइप कर देता है। ब्लंट, ये सब पॉइंटेड एट वेपन से पहुंची। स्टैब वुंड जिसकी नोकीली पदार्थ से पहुंचाई जाती है, पॉइंटिंग वेपन से पहुंचाई जाती है। पंक्चर्ड भी उन्हीं से हो जिसमें जिसमें कोई पैनापन, मतलब आगे का पतली नोक हो, ऐसे चोटों से आई जाती है। फिर होती है ब्लंट ऑब्जेक्ट, जब कोई किसी को लाठी डंडों हथियारों से मारता है तब वो जो इंजरी आती है वो ब्लंट आती है। इन्हीं के ऊपर सेक्शन डिसाइड होते हैं कि 113 लगेगी, 118 लगेगी या 116 लगेगी, 115 लगेगी, क्या सेक्शन लगेगा। ये इन सेक्शंस, इन चीजों से इंजरियों की नेचर से पता लगते हैं। सार्वेज है, ब्लंट है, शार्प 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 से ग्रीवस इंजरी आई है या ब्लंट से ग्रीवस इंजरी आई है, तो ये आपको इन इंजरीज से पता लगेगा कि शार्प है, ब्लंट है, कैसा है और धारदार हथियार है क्या है। तो ये सब इन चीजों से पता लगेगा आपको। तो आपको मैंने बताया पंक्चर्ड वुंड, स्टैब वुंड, शार्प वुंड, ब्लंट वुंड। ब्लंट ऑब्जेक्ट में लाठी डंडा, लाठी है, डंडा है। शार्प में चाकू, फरसा, ये सारी चीजें शार्प में। स्टैब में जब चीज अंदर घुस जाती है, स्टैब वुंड, फल के चौड़ा। पंक्चर्ड जहां पॉइंटिंग है, सुआ वगैरह जैसे ऐसे ही पंक्चर्ड कर देते हैं इसमें। जैसे टायर में कील घुस जाती है तो पंक्चर्ड हो गया ना, पंक्चर्ड आया वर्ड। तो 4 प्रकार की चोटें होती है, इन्हीं चोटों से डिसाइड होता है कि कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा। तो ये आपकी नॉलेज में होना जरूरी है। कई बार पुलिस गलत, मान लो चोट आई, ब्लंट से लिख दिया कोई सेक्शन और। तो यदि आप लीगल फील्ड से हैं तो आप ये बता के कोर्ट से अपने क्लाइंट की सजा कम भी करा सकते हैं और चार्ज में भी अमेंडमेंट करा सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, मेडिकल उसमें लाइन में ये भी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है वो देखें कि वो चोटों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी बताते हैं। क्या? जैसे उन्होंने लिखा इंसाइज्ड वुंड 4.3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। अधिकतर गहराई उसी समय नहीं बताई जा सकती, लेकिन बाद में बता देते हैं। अब इनकी लंबाई चौड़ाई भी चोटों की इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, एक चोट एक आदमी ने के लंबी चोट है लेकिन वो चौड़ाई नहीं है उनकी और गहराई नहीं है, तो वो चोटें डेंजरस की श्रेणी में नहीं आ सकती, ग्रीवियस की श्रेणी में नहीं आ सकती, बल्कि वो क्या है, वो एक सिंपल चोट की श्रेणी में आएंगी। लेकिन एक चोट लंबी भी है
चौड़ी भी है, लेकिन गहरी भी है। क्योंकि आदमी की जो हार्मफुल इंजरी चालू होती है, वो गहराई के बाद से चालू होती है। क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर हैं। किसी ने यूँ करके ब्लेड मारा, चेहरे पे है, हमारा डिफेसमेंट हो सकता है, उसके लिए अलग सेक्शन लग जाएगा। लेकिन उससे हमारे को फ़र्क इतना वो नहीं है कि उसको हम वो मान लें उसको, क्योंकि लंबी होगी चोट वो केवल। लेकिन अगर वो चौड़ी भी है और साथ-साथ गहरी भी है, तो जब गहरी होगी तो वो अंदर के पोर्शनों को काटेगी, अर्थात ऑर्गन्स को काटेगी, अंदर के ऑर्गन्स को हार्म कर सकती है। तो इनकी लंबाई-चौड़ाई को देख के भी इसकी नेचर ऑफ इंजरी का पता लगता है कि ये सिंपल हो सकती है, ग्रीवियस हो सकती है या डेंजरस हो सकती है। अच्छा, एक बात यहीं पे और समझें, अभी 3-4 मिनट हैं टॉपिक में। एक होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ग्रीवियस इंजरी के लिए कुछ उन्होंने बताए थे, अभी आपको ग्रीवियस इंजरी की डेफिनिशन जब हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर बताए गए थे कि भई कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। कान की आवाज़ सुनने की चली जाए, दाँत टूट जाए, ये टूट जाए, भी 15 दिन तक कम से कम अस्पताल में रहे या 15 दिन तक बीमार रहे, लैट्रिन बाथरूम ना कर सके, तो ऐसा आदमी जो है वो ग्रीवियस इंजरी कहलाता है। लेकिन अब इसके अलावा जो है मेरे दिमाग से उतर गया, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। हाँ, पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए, नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आएँगे, कौन आदमी किस आदमी के शरीर के किस पार्ट पे चोट मारता है? ये उसकी इंटेंशन को शो करता है। ये उसकी इंटेंशन को शो करता है। एक आदमी ने डंडी उठाई और पाँव पे मारी, तो ये उसकी इंटेंशन ये सिद्ध होती है या शो करती है कि वो उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाना चाहता। यहाँ से हम इंटेंशन देखेंगे। इंटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक आदमी घटना स्थल पर चाकू लेकर आता है और घटना होते ही चाकू निकालता है, सड़ासड़, सड़ासड़, फिर सीधे भी मारता है। देखिए, एक तो यूँ मारे, लंबे मार दिए, ये तो डराने के लिए हो गए। यहाँ हमने 122 का सॉरी 118 का पहला पोर्शन ले लेंगे उसमें। लेकिन वो क्या करता है, वो अंदर को भी मार देता है। एक तो ऐसे मारे, उसने लंबे मार दिए, सिर्फ निशान पड़ गए, सिंपल इंजरीज़ आई। लेकिन डेंजरस वेपन था, इसलिए 118 का फर्स्ट ले लिया। लेकिन उन्होंने अंदर मार दिया, अब वो ऑर्गन्स में घुस गया, यहाँ डेंजरस हो गया। उसको हम 118 के पार्ट 2 में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आगे थोड़ा-सा एक्सप्लेन और करूँगा आपको। यहाँ इतनी जल्दी नहीं करेंगे सेक्शन ये 122 118 2 लगाने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं सेक्शंस लगाने के लिए और सेक्शन काटने के लिए भी। तो अब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए, हमारे वाइटल्स पार्ट क्या हैं? हार्ट, हेड, ये हमारे वाइटल पार्ट्स हैं। जब कोई व्यक्ति सिर पर चोट मारता है, अर्थात वाइटल पार्ट को टच करता है, वाइटल पार्ट में भी सिर के भी कई पार्ट हैं। ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। इन किन पार्ट्स के ऊपर वो चोट मार रहा है, उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। जब कोई व्यक्ति सिर पे मारता है चोट, तो उसकी इंटेंशन मतलब ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट मारता है, सपोज़ करो ब्लंट ऑब्जेक्ट, तो कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अर्थात वह व्यक्ति को सदोष मानव वध करने का प्रयत्न करता है, यदि वो सिर पे चोट मारता है। यदि कोई व्यक्ति चाकू पेट में मारता है, पेट में क्या इंटेस्टाइन है, वाइटल पार्ट है, हार्ट पे मारता है, तो क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, वो कत्ल करना चाहता है। तो उसकी इंटेंशन, उसने बॉडी का कौन सा पार्ट यूज किया, उसकी इंटेंशंस यहां से ली जाएगी। पार्ट्स ऑफ बॉडी सेलेक्टेड बाय द अक्यूज,
ये तो हथियारों के बारे में था, लेकिन यदि कोई पिस्टल निकाल के मारता है, तो भाई चाहे सिर में मारे, चाहे यहाँ मारे, चाहे वहाँ मारे, आदमी मर गया तो मर्डर, नहीं मरा अटेम्प्ट टू किल लगेगी। क्योंकि पिस्टल अपने आप में एक डेंजरस वेपन है, वो बरबर से भी गोली निकल गई तो भी वही सेक्शन लगेंगे इसमें दोनों में। मर गया 300, सॉरी मर गया अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन, सब मर गया तो मर्डर का सेक्शन, और बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन। नेचर ऑफ इंजरी वेपन में इन शार्प में और उसमें देखी जाएगी। लेकिन अगर जो कहीं पिस्टल है, कट्टा है और वो फायर किया जाता है, तो वो चला नहीं चला, उसने ट्रिगर दबाया, बस ट्रिगर दबाती थी अपना जो है अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, गोली लगी नहीं लगी दिस इज नॉट द क्वेश्चन। आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी सेलेक्ट किए गए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कभी फिर डिस्कशन करेंगे इस पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं जो आगे सोच रहा हूँ कि अभी हमने 118 कर लिया है, तो 124 सेक्शन 124 124 और 125 और 123, ये सेक्शन, 3 सेक्शन आप भी क्लास में आए तो तैयार होकर आए, अगले टॉपिक में यही पढ़ाया जाए। और कोशिश होगी कि मैं जहाँ जो है नेचर ऑफ इंजरीज, एमएलसी वगैरह को इन्हीं टॉपिक्स में आपको कवर करता रहूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।